दोस्तों आप मुझे यार एक बात बताओ कि अगर आज के टाइम पर आपके पास दो अलग अलग तरह के स्टार्टअप आइडिया अवेलेबल है, जिसमें से अगर आप फर्स्ट वाले स्टार्टअप आइडिया के ऊपर काम करते हो तो यहाँ पर आप 100% श्योर हो कि अगर इस स्टार्टअप के ऊपर मैं काम करूंगा तो यहाँ पर मुझे 100% सक्सेस मिल ही जाएगी। और आपके पास दूसरा एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया अवेलेबल है जिसके अंदर आप 100% श्योर नहीं हो कि अगर मैं ये स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा तो ऐसे में शायद ये मेरा स्टार्टअप चल भी जाएगा और शायद यहाँ पर मेरे को फेलियर का भी सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर आपके पास इस तरह के दो अलग अलग स्टार्टअप आइडिया अवेलेबल है तो ऐसे में आप सबसे पहले किस स्टार्टअप के ऊपर काम करना स्टार्ट करना चाहोगे? आपका जो भी डिसीजन है वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों अगर इसके अंदर मैं पर्सनली बताऊं या फिर जो भी स्टार्टअप इंडस्ट्री आज के टाइम पर हमारे इंडिया के अंदर वर्क कर रही है उसके हिसाब से सोच के बताऊं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सेकंड वाले स्टार्टअप आइडिया के ऊपर काम करूंगा। अगर आपको ये लगता है कि यार आपको पता ही है कि ये स्टार्टअप शायद नहीं भी चलेगा तो भी क्यों आप इसके ऊपर काम करना चाहोगे, तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा फर्स्ट वाला स्टार्टअप आइडिया उसके ऊपर मुझे 100% कॉन्फिडेंस है। और ऐसे में मैं ये नहीं चाहता कि अगर आज के टाइम पर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज नहीं है तो ऐसे में मैं गलती करके ये फर्स्ट वाला स्टार्टअप स्टार्ट कर दूं और वो फेल नहीं होने वाला, बट मेरी गलती के कारण शायद वो फेल भी हो जाए। तो ऐसे में अगर मैं सेकंड वाला स्टार्टअप सबसे पहले स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर अगर वो फेल हो जाता है तो भी मेरे को यहाँ से काफ़ी सारी अलग अलग तरह की चीज़ें सीखने को मिलेगी कि एक स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट करना है, किस तरह उसे मैनेज करना है और किस तरह उसके ऑपरेशन को अच्छी तरह से हैंडल करना है। तो अगर ये सारी चीज़ें मुझे अपने फेलियर से सीखने को मिलती है तो ऐसे में सबसे पहले मुझे सेकंड वाला स्टार्टअप ही स्टार्ट करना चाहिए। और दोस्तों ये सेम चीज नंदन, श्री हर्षा और राहुल ने अपने स्विगी स्टार्टअप के अंदर अप्लाई करी और इसीलिए आज के टाइम पर स्विगी की वैल्यूएशन $5.5 बिलियन की हो गई है। और उसी के बिजनेस केस स्टडी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स के साथ बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्विगी की स्टार्टिंग किस तरह से इंडिया के अंदर हो गई थी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नंदन और श्री हर्षा है इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले एक ऐसे स्टार्टअप की स्टार्टिंग करी थी जिनका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा नहीं जाने वाला था और इसके बारे में शायद उन लोगों को भी पता था, फिर भी उन्होंने सबसे पहले इस तरह के एक स्टार्टअप की शुरुआत करी थी। दोस्तों इस स्टार्टअप का नाम था बंडल। बेसिकली ये स्टार्टअप क्या करता था कि 2012 और 13 की ये बात है, उस टाइम पर जो भी सेलर्स अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल करते थे उनके लिए ये लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करवाते थे। तो ऐसे में क्या था कि उस टाइम पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट था वो किसी भी तरह की लॉजिस्टिक फैसिलिटी अपने सेलर्स को नहीं प्रोवाइड करवाते थे। तो ऐसे में इन दोनों को यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर एक गैप देखने को मिला और उसी के ऊपर उन्होंने बंडल स्टार्टअप की शुरुआत कर दी और तकरीबन जैसे तैसे करते करते एक साल तक उन्होंने बंडल स्टार्टअप को अच्छी तरह से रन भी कर लिया। बट 2014 के आसपास में फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों ने अपनी खुद की लॉजिस्टिक कंपनी को स्टार्ट करा और अपने सारे सेलर्स को इस सर्विस को प्रोवाइड करवाना भी स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में ये जो नंदन और श्री हर्षा का बंडल स्टार्टअप था वो पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट के सेलर को इस तरह की किसी भी सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती थी। तो ऐसे में यहाँ पर ये दोनों जो भी फाउंडर थे वो पूरी तरह से निराश हो गए और फिर उन दोनों ने मिलकर सोचा कि अभी जो भी हमारा बंडल स्टार्टअप फेल हो गया है उसके अंदर से हमें अच्छी अच्छी बातों को सीख लेना चाहिए और हमें हमारा खुद का एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसे में उनको पता चला कि स्टार्टअप को जो भी बंडल स्टार्टअप था उनको हमने अच्छी तरह से मैनेज करा बट फिर भी इसके अंदर थोड़ी बहुत कमियां थी और इसके अंदर खास करके जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कमियां थी उसके लिए हमें एक बंदे को ढूंढना पड़ेगा। और ऐसे में उन्होंने राहुल को कांटेक्ट करा जो कि उस टाइम पर महिंद्रा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तो उनको उन्होंने कांटेक्ट करा और उनसे बात करी कि हम नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों कुछ इस तरह 2014 के अंदर नंदन, श्री हर्षा और राहुल ने मिलकर स्विगी की इंडिया के अंदर शुरुआत करी। स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने बेंगलुरु के एक सिटी के अंदर से स्विगी की स्टार्टिंग करी थी जिसके अंदर उन्होंने केवल 6 डिलीवरी बॉय के साथ 25 रेस्टोरेंट के साथ अपनी एक वेबसाइट स्टार्ट करी थी जिसकी मदद से वो लोगों को ऑनलाइन फूड डिलीवरी दिया करते थे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इंडिया के अंदर स्विगी की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर आपको अभी अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि किस तरह स्विगी के फाउंडर ने अपने एक फेलियर स्टार्टअप से काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा और उससे स्विगी के अंदर अप्लाई करा और इंडिया के अंदर स्विगी की शुरुआत उन्होंने 2014 के अंदर कर दी थी।
अभी बात कर लेते हैं कि यार उस टाइम पर काफ़ी सारे और भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप या फिर कंपनी अवेलेबल थी। जैसा कि हम बात करें तो उबर इट्स शायद उस टाइम पर था, फूड पांडा था, इसके अलावा जोमेटो उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था। तो इन सभी के बीच में अगर हम बात करें कि यार जोमेटो और स्विगी के बारे में, तो स्विगी से 6 साल पहले जोमेटो इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया था। फिर भी इतनी बड़ी कंपटीशन रहते हुए भी स्विगी ने केवल 4 साल के अंदर इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा कर दिया था। तो ये सारी चीजें किस तरह से पॉसिबल हो पाई, तो इसके अंदर अभी हम स्विगी की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो स्विगी की सक्सेस के पीछे मेनली 2 चीजों ने बहुत ही बड़ा काम करके दिया है, जिसमें से फर्स्ट है स्विगी की मार्केटिंग। अगर आपने स्विगी की कोई भी ऐड देखी होगी तो आपको एक बात नोटिस करने को मिली होगी कि स्विगी की कोई भी ऐड या फिर ऐड का कॉन्सेप्ट आपको सिमिलर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वो 2 तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है इमोशनल मार्केटिंग। आपने स्विगी की काफ़ी सारी ऐसी ऐड देखी होगी जिसके अंदर एक बंदा है जो कि घर पर बैठा है या फिर ऑफिस से काम से आया है, तो उसको कुछ खाना मंगवाना है, तो ऐसे में वो स्विगी का ऐप ओपन करता है और उसी टाइम पर स्विगी से खाना ऑर्डर कर लेता है। इसके अलावा आपने स्विगी पॉप का भी ऐड देखा होगा, जिसमें एक अंकल रहते हैं जिनको गुलाब जामुन खाना पसंद है, बट ऐसे में बड़े संकोच में है बैट्समैन। करोड़ों लोग भी तो मंगवा रहे हैं। बैट्समैन एक और रन चुराने की फिराक में। स्विगी पे 1 करोड़ से ज्यादा लोग ऑर्डर कर चुके हैं लॉकडाउन के बाद। स्विगी, व्हाट अ स्कोर। क्या अंकल वापस गुलाब जामुन? वो स्विगी पे डिस्काउंट भी तो चल रहा है ना, अप टू 60% ऑफ आपके फेवरेट्स पर ऐसे में उनको उनकी जो भी वाइफ है उससे डर लगता है, तो वो क्या करता है, स्विगी पॉप की मदद से मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की मदद से केवल 1 गुलाब जामुन का ऑर्डर करते हैं और घर के बाहर ही उसे खा लेते हैं। तो कुछ इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनको ग्रो करने के लिए हेल्प कर गई। इसके अंदर उनकी 2nd नंबर की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ट्रेंडिंग मार्केटिंग। ऐसे में आपने देखा होगा कि जब भी आईपीएल चलता है तो उसके अंदर आपको 20 सेकंड का स्विगी का ऐड जरूर देखने को मिलता है। उसके अंदर वो स्विगी के बारे में कुछ भी नहीं बताते, बट काफी कुछ इशारों में कह जाते हैं। ऐसे में आपने एक आइसक्रीम की ऐड देखी होगी कि एक फादर होते हैं, वो गलती से अपनी डॉटर की आइसक्रीम खा लेते हैं और अचानक उसकी डॉटर आ जाती है। तो ऐसे में वो केवल 20 सेकंड तो ऐसे में वो डायरेक्ट स्विगी का ऐप ओपन करते हैं और केवल 30 मिनट के अंदर स्विगी की तरफ से उनको आइसक्रीम मिल जाती है और वो अपनी डॉटर्स को दे देते हैं। तो इस तरह की जो भी इमोशनल मार्केटिंग और ट्रेंडिंग मार्केटिंग है वो स्विगी को ग्रो करने के लिए अच्छी तरह से हेल्प करती है। और पर्सनली इनके फाउंडर का भी कहना है कि हमारे आज के टाइम पर जो भी स्विगी के ऑर्डर रिसीव होते हैं वो मैक्सिमम डिजिटल मार्केटिंग की मदद से ही रिसीव होते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा और मेन फैक्टर है स्विगी का मार्केटिंग, जिसके कारण वो एक यूनिकॉर्न केवल 4 साल के अंदर बन सका। तो इसके अंदर अगर हम 2nd नंबर पर बात करें कि स्विगी क्यों इतनी जल्दी सक्सेसफुल बन रहा है, तो उसके पीछे का उनका पास्ट जो भी स्टार्टअप था वो भी उनको अच्छी तरह से हेल्प कर रहा है। ऐसे में उनको पता है कि अपने स्टार्टअप के अंदर कौन सी चीज़ करनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक उसी तरह स्विगी ने इंडिया के अंदर फर्स्ट अपनी खुद की लॉजिस्टिक को लॉन्च करा था। दोस्तों वैसे तो जोमेटो स्विगी से 6 साल पहले ही आ गया था, पर यहाँ पर स्विगी अपनी खुद की लॉजिस्टिक से लोगों को फूड ऑर्डर डिलीवर कर रहा था। पर अगर इसके अंदर अगर हम जोमेटो के बारे में बात करें तो उस टाइम पर 2014 और 15 के अंदर जोमेटो अपनी खुद की लॉजिस्टिक को यूज नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे में स्विगी इस इंडस्ट्री के अंदर फर्स्ट मूवर बन गया और उनके लॉजिस्टिक की मदद से भी उनकी अच्छी खासी मार्केटिंग हो गई। तो दोस्तों मेनली ये 2 चीजें थी जिसके कारण स्विगी आज के टाइम पर इतनी अच्छी तरह से सक्सेसफुल बन गया है। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं स्विगी के रेवेन्यू मॉडल के बारे में, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि स्विगी किस तरह से अर्न करता है, किस तरह से स्विगी पैसे कमाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्विगी के बेसिक बिजनेस मॉडल के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि स्विगी किस तरह से वर्क करता है। तो ऐसे में जिन भी लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मैं थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ कि बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि एक XYZ रेस्टोरेंट है जिनको अपना फूड ऑनलाइन सेल करना है। तो ऐसे में वो स्विगी के ऊपर रजिस्टर करते हैं और अपने जो भी फूड आइटम है उसे स्विगी के अंदर लिस्टिंग कर देती है। बाद में उसके एरिया के अंदर कोई भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर स्विगी का ऐप ओपन करता है और फूड ऑर्डर करने के लिए जाता है,
तो वहाँ पर जो XYZ रेस्टोरेंट है उनका जो भी प्लेट है, जो भी डिश है, वो उसको वहाँ पर अपने मोबाइल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और वो अगर उस डिश का वहाँ से ऑर्डर दे देता है तो स्विगी डायरेक्ट उसका नोटिफिकेशन उस XYZ रेस्टोरेंट को भेज देता है। बाद में XYZ रेस्टोरेंट उस खाने को अच्छी तरह से पैक करता है और स्विगी की तरफ से एक डिलीवरी बॉय आता है जो कि रेस्टोरेंट से उस खाने को लेके जाएगा और डायरेक्ट जहां पर उसका ऑर्डर देना है, जिन्होंने भी उसका ऑर्डर दिया उनको डायरेक्ट डिलीवरी पहुंचा देगा। तो दोस्तों ये बेसिक बिजनेस मॉडल समझने के बाद आपको अभी अच्छी तरह से समझ में आएगा कि स्विगी किस तरह से अर्न करता है, स्विगी का रेवेन्यू मॉडल किस तरह से काम करता है। तो इसके अंदर उनका सबसे पहला रेवेन्यू स्रोत है, रेवेन्यू का जो भी तरीका है वो है रेस्टोरेंट से कमीशन लेना। जब भी आप किसी भी डिश का ऑर्डर देते हो वहां पर जो भी आपको प्राइस देखने को मिलती है उससे 20% या फिर 30% लेस के अंदर स्विगी उस रेस्टोरेंट से उस डिश को खरीदता है। तो यहाँ पर उनको कमीशन के रूप में सबसे पहले रेवेन्यू अर्न करने का मौका मिलता है। सेकंड नंबर पर कि आज के टाइम पर अगर आप स्विगी से किसी भी चीज़ का ऑर्डर देते हो तो वो आपसे डिलीवरी चार्ज लेता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने 250 से लेकर 300 रुपये का कोई भी खाना ऑर्डर किया तो उसके बदले में स्विगी आपसे 20 से लेकर 25 रुपये चार्ज करेगा, तो उसका भी रेवेन्यू स्विगी के पास चला जाता है। इसके अंदर नंबर 3 पर रेवेन्यू मॉडल है उनकी एडवर्टाइजमेंट। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके एरिया के अंदर 100 रेस्टोरेंट है और 100 में से 50 रेस्टोरेंट ने स्विगी के ऊपर लिस्टिंग करके रखी है और 50 में से 10 ऐसे रेस्टोरेंट है जो कि सेम डिश को स्विगी के ऊपर सेल करते हैं। तो ऐसे में आपके पास सबसे पहले और सबसे ऊपर वो डिश कैसे आए, तो उसके लिए भी उस रेस्टोरेंट को स्विगी के ऊपर अपनी एडवर्टाइज चलानी पड़ेगी। यानी कि स्विगी को कुछ पैसे देने पड़ेंगे जिसके बदले में स्विगी उस रेस्टोरेंट की डिश को आपके मोबाइल में सबसे ऊपर दिखाएगी। तो उसके बदले में जो भी एडवर्टाइजमेंट फी स्विगी चार्ज करता है उसकी मदद से भी स्विगी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके अंदर अगर हम आगे बात करें तो स्विगी का एक मेंबरशिप प्रोग्राम भी चलता है जिसके बदले में अगर आप वहाँ पर रजिस्टर करते हो तो अगर आप 99 रुपीज़ से कम का ऑर्डर देते हो तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का डिलीवरी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है और इसकी मदद से भी आज स्विगी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो कुछ इस तरह से आज के टाइम पर स्विगी अर्न करता है। तो दोस्तों अभी आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि स्विगी की स्टार्टिंग किस तरह से हुई थी, किस तरह से स्विगी सक्सेसफुल बन सका और किस तरह से वो पैसे कमाता है। और उसी के साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम पर स्विगी की वैल्यूएशन तकरीबन $5.5 बिलियन की हो गई है और ये हमारे लिए और इंडिया के लिए और ख़ास करके स्विगी के फाउंडर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों ऐसे में अगर जब भी आप नेक्स्ट टाइम स्विगी से किसी भी तरह का खाना ऑर्डर करोगे तो ऐसे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को भी मिलेगी कि किस तरह रेस्टोरेंट मार्केटिंग करता है, किस तरह उनकी लॉजिस्टिक की मदद से आपके पास खाना पहुँचता है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज की ये स्टार्टअप बिजनेस स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।